आज दुनिया एक ग्लैमरस रंग में रंगी हुई है। और हर कोई ग्लैमरस और स्टाइलिश दिखना चाहता है। एक महिला औसतन जिंदगी के 2 साल मेकअप पर लगाती है। और लगभग 1.5 किलोग्राम लिपस्टिक अपने पूरे जीवन काल में लगा लेती है। पर वो ऐसा क्यों करती है? कुछ के हिसाब से ये अपनी सेक्सुअलिटी को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करने का तरीका है। वहीं कुछ और की नजर में ये सिर्फ एक नॉर्मल डेली रिचुअल है। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसे समझने के लिए हमें प्रकृति को गहराई से देखना और समझना होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ग्रह को ही मां का दर्जा मिला है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसने जीवन को जन्म दिया है। और इसीलिए इसे मदर अर्थ भी कहा जाता है। आज इस धरती पर करोड़ों जीव जंतु फल फूल रहे हैं। पर जीवन का एक अहम नियम, जिससे कोई भी जीव अछूता नहीं है, वो है निरंतर संघर्ष। और संघर्ष से ही प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का जन्म हुआ। ये कहना अनुचित होगा कि प्रतिस्पर्धा इंसानों का ही मूल स्वभाव है, बल्कि ये प्रकृति का एक अहम नियम है, जिसे विज्ञान की भाषा में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम से भी जाना जाता है। हर जीव के अंदर जीवित रहने की मूलभूत प्रवृत्ति होती है, जो कि हर जीव जंतु को प्रकृति से ही मिली है। और यही प्रवृत्ति, चाहे इंसान हो या कोई और जीव, उसे अपने जीवन की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है। और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकृति जीव को प्रजनन के लिए प्रेरित करती है, जिससे वह अपने आनुवंशिक गुणों यानी जीन्स को अपनी भावी पीढ़ी या वंश के रूप में एक नए शरीर में जीवित रख सके। और वास्तव में यही प्रतिस्पर्धा का कारण बना। स्कंक एक ऐसा प्राणी है जो खतरे को भांप के अपने शत्रु को अपने से दूर रखने के लिए अपने शरीर से दुर्गंध छोड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें कि उसकी बॉडी एक नेचुरल कॉस्मेटिक को प्रोड्यूस करती है प्रेडेटर्स से अपनी रक्षा करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अनेक जीव मेटिंग सीजन के दौरान अपोजिट सेक्स को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर से एक केमिकल फेरोमोन को रिलीज करते हैं। पर इसमें जीत सिर्फ प्रबल दावेदार की ही होती है। पर इंसानों ने प्रकृति का निरीक्षण करके तथा अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करके दावेदारी की दौड़ में छलावा या मायाजाल बुनना सीख लिया।
और वो था कॉस्मेटिक का प्रयोग। आज की परिभाषा के हिसाब से कॉस्मेटिक उस पदार्थ या पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं जो सौंदर्य को निखारने या लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में मददगार हो। आज से लगभग 10,000 साल या उससे भी पहले इजिप्ट के लोगों ने कुछ एरोमेटिक ऑयल्स और जड़ी बूटी की लेप यानी एक तरह की क्रीम में चिकित्सीय गुण खोज निकाले और वहां के पुजारियों ने उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में उनमें देवी गुण जान के जोड़ दिया। वो अपने देवी या देवता को इन्हें अर्पित करते थे। बाद में वहां के राजा या राजवंश के परिवार के लोग उन कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करने लगे, जिससे वे वहां के लोगों की नजरों में अपने आप को देवताओं की वंश का बता सके। एक मायने में यह एक पॉलिटिकल स्टंट था, पर वक्त के साथ साथ कॉस्मेटिक लगाने का रिचुअल राजवंश से नीचे उतरकर धनी वर्ग के लोगों तक भी पहुंच गया और धीरे धीरे ये स्टेटस का एक सिंबल बन गया। धीरे धीरे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का प्रयोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी होने लगा। उदाहरण के तौर पर मध्यकाल में पर्शियन साम्राज्य में आज के आईलाइनर की तरह वहां के लोग आंखों की पलकों पर चट्टानों और कोयले के पाउडर को लगाते थे। वहीं 3000 बीसी के दौरान चाइनीज लोग अपने नेल्स को पेंट करने के लिए बी वैक्स यानी मधुमक्खी से मिलने वाले मोम और एग व्हाइट का प्रयोग करते थे। चू डायनेस्टी के दौरान नेल्स को पेंट करने के कुछ कायदे कानून थे, जैसे कि राज परिवार के लोग गोल्ड और सिल्वर कलर को यूज करते थे और हाई क्लास के लोग ब्लैक और रेड को यूज करते थे और लोअर क्लास के लोग कोई ब्राइट कलर का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसी तरह जापानी लोग फूलों को पीसकर उसका लेप आंखों और होठों पर लगाते थे और चावल का पाउडर बना के अपनी स्किन को गोरा दिखाने के लिए चेहरे तथा पीठ पर इस्तेमाल करते थे। वहीं भारत में जड़ी बूटी, फूल पत्ती तथा भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक तेलों का प्रयोग वैदिक काल से आयुर्वेद के अनुसार ही किया जाता था। सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक का प्रयोग दैनिक दिनचर्या में ऊंचे वर्ग के लोग तक ही सीमित था, पर मांगलिक कार्यों या विशेष उत्सवों में सभी वर्ग के लोग प्रसाधन वस्तु जैसे हल्दी, चंदन, शहद और मेहंदी का प्रयोग करते थे। ग्यारहवीं शताब्दी के दौरान मध्य पूर्व और यूरोप के बीच में धर्म युद्ध हुआ और यूरोपियन क्रूसेडर ने वो युद्ध जीत लिया। और यूरोपियंस जीत के सामान में मध्य पूर्व के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को भी लाए, पर शुरुआती दौर में उनका प्रयोग सिर्फ अपर क्लास तक ही सीमित रहा और वक्त के साथ साथ कॉस्मेटिक्स ने यूरोप में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। रोम जो यूरोप का एक हिस्सा है,
वहाँ एक ऐसा वक्त भी आया जब महिलाओं को बिना मेकअप के खूबसूरत नहीं माना जाता था, और इसी वजह से इनकी कीमतों में काफी उछाल आया, क्योंकि उन्हें तब तक मध्य पूर्व के देशों तथा भारत से इंपोर्ट किया जाता था, और इसी वजह से कॉस्मेटिक्स का प्रयोग महिलाओं के लिए स्टेटस सिंबल बन गया। वक्त के साथ साथ देशों के बीच हर तरह के उत्पादों का आयात निर्यात बढ़ने लगा। और लगभग हर देश में व्यापारी वर्ग को रिझाने के लिए वेश्यावृत्ति या देह व्यापार को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी, और कुछ देश या प्रांतों में वेश्याओं को राज की ओर से सम्मान भी हासिल था। वेश्याएं अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, अपनी खूबसूरती निखारने और उम्र छुपाने के लिए कई प्रकार के कॉस्मेटिक उत्पादों का प्रयोग करती थी। वक्त के चलते देह व्यापार के बढ़ने से सामाजिक ढांचे में गड़बड़ी पैदा होने लगी, और धर्मगुरुओं के इस पर विरोध से कॉस्मेटिक उत्पादों का प्रयोग भी हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। और समय का वो दौर जिसमें कॉस्मेटिक उत्पादों का प्रयोग कुछ देशों, गणिकाओं यानी सेक्स वर्कर और स्टेज कलाकारों तक ही सीमित हो गया। पर 16वीं सदी के दौरान यूरोप में पुनर्जागरण काल के आने से यूरोपियंस ने फिर से कॉस्मेटिक्स में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। पर फिर भी ये कुछ फैशन के शौकीन और हाई क्लास के लोगों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। 18वीं-19वीं शताब्दी के बीच में केमिकल और मेडिकल इंडस्ट्रीज में एडवांसमेंट के कारण केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स का जन्म हुआ, और उन्होंने ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक्स की जगह ले ली। सही मायनों में कॉस्मेटिक्स विक्टोरियन काल में फिर से प्रचलन में आए। क्वीन विक्टोरिया एक खुले दिमाग की महिला थी, पर एक बात जिससे वो पॉपुलर हुई खासकर महिलाओं में, वो था कि उन्होंने अपने लवर एल्बर्ट को अपने प्यार का इजहार सार्वजनिक तौर पर किया, जो एक इंग्लैंड की क्वीन के द्वारा किया जाना चौंकाने वाला था। पर इसी बात से महिलाएं उन्हें पसंद करती थीं, और इसीलिए उनका फैशन स्टाइल और खासकर उनका सेंटेड टॉयलेट वाटर प्रचलन में आ गया। लेकिन 20वीं शताब्दी सुनहरा दौर की शुरुआत लेकर आई, जिसका कारण हॉलीवुड बना। स्पेशली टेडा बारा, जो कि एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने क्लियोपेट्रा, द ल्यूर ऑफ एम्बिशन और द ब्लू फ्लेम जैसी लगातार हिट मूवीज दी, और वो मूवीज की सेक्स सिंबल की लिस्ट में उस दौरान टॉप पर थी। उन्हें देखने के लिए लोग थिएटर में खिंचे चले आते थे। हेलेना रूबिनस्टाइन, जो कि बारा की मेकअप आर्टिस्ट थी, टेडा बारा की सक्सेस के साथ साथ वो भी पॉपुलर होती गईं। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी कंपनी हेलेना रूबिनस्टाइन इनकॉर्पोरेटेड कॉस्मेटिक कंपनी ने काफ़ी सक्सेस गेन की। और इसी दौरान कई और कॉस्मेटिक कंपनी भी स्टार्ट हुई, जैसे कि एलिजाबेथ आर्डन, मेबेलिन, लॉरियल, और उन्हें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पर वर्ल्ड वॉर के दौरान
कॉस्मेटिक्स की सप्लाई में काफी गिरावट आई, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में मेन इंग्रेडिएंट बेसिकली पेट्रोलियम और अल्कोहल थे और उनकी सप्लाई वॉर फील्ड में ज्यादा की जा रही थी। पर कई कॉस्मेटिक कंपनीज ये भांप चुकी थीं कि वर्ल्ड वॉर के बाद इस इंडस्ट्री में बूम आएगा, क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज के बावजूद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की डिमांड में वृद्धि हुई थी। इसीलिए बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी जैसे यार्डले, पॉन्ड्स, गाला, हेलेना रूबिनस्टाइन, एलिजाबेथ आर्डन, मेबेलिन, लॉरियल ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के इंप्रूवमेंट पर जोर दिया और नए किस्म के प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जो रोजमर्रा के प्रयोग में लाए जाने के लिए थे, जैसे कि सनस्क्रीन, बॉडी लोशन, लिप बाम, पेट्रोलियम जेली आदि। कुछ कंपनीज जैसे कि अस्टार्टे, एफ्रेम, लिब्रा, फ्लोरी रॉबर्ट्स इत्यादि ने नए मार्केट पर फोकस किया जिसमें कंपटीशन ना के बराबर था। वो थे अफ्रीकन अमेरिकन्स। उनके डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन की वजह से उस समय के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उनकी स्किन पर प्रॉपरली मैच नहीं करते थे, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स फेयर स्किन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। इसीलिए उन्होंने डार्क स्किन के लिए सूटेबल प्रोडक्ट लॉन्च किए और उनके प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज के थे, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए कॉस्मेटिक कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्यूटी कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने लगी और ये उनके लिए फायदेमंद भी रहा। और धीरे धीरे पूरे अमेरिका और यूरोप में कॉस्मेटिक कंपनीज अपनी जड़ें जमा चुकी थी और वक्त के चलते वहां का मार्केट सैचुरेट होने लगा, तो उन्हें अब एक नए बड़े मार्केट को खोजना था और वो था एशिया, स्पेशली इंडिया। पर उस समय का इंडिया इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। लेट 90s जब इंडिया में केबल टीवी स्टार्ट हुआ, तब कंपनीज को एक बेहतर जरिया मिला अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का और वो कुछ हद तक लोगों को अवेयर करने में सक्सेसफुल भी हुए। पर सही मायनों में कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ जब एक साल में यानी 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी। कॉस्मेटिक कंपनीज को इंडियन ब्यूटी आइकन्स मिल गए थे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज को अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिताना एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लॉटिंग थी। पर कुछ भी हो, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज इंडिया में तेजी से ग्रो करने लगी। साथ ही साथ कई इंडियन कॉस्मेटिक कंपनीज भी लाइमलाइट में आईं, जैसे VLCC, लोटस, हिमालय, डाबर इत्यादि। धीरे धीरे सैटेलाइट टीवी देश के लगभग ज्यादातर हिस्सों में पहुंच गई थी और तब तक कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नए और फेमस चेहरे मिल चुके थे। वो थे क्रिकेटर्स, बॉलीवुड एंड टीवी स्टार्स, और इसने कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया में बूम का सपोर्टिंग रोल निभाया। इस दौरान इंडियन कंपनीज भी ग्रो कर रही थी और वो इंडिया के इस इमर्जिंग मार्केट का पोटेंशियल भांप चुकी थी और इसीलिए इंडिया में नए आंदोलन को उन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। वो था स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ आंदोलन।
और उस आंदोलन से कई फॉरेन कंपनीज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से नुकसान झेलना पड़ा और इंडिया की छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज तक आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने लगे। विदेशी कॉस्मेटिक कंपनीज अपने आप को इंडिया में बनाए रखने के लिए उन्हें अपने हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट के हिसाब से लॉन्च करना पड़ा और इससे उन्होंने मार्केट में कमबैक किया। आयुर्वेद और योग की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से इंडियन कॉस्मेटिक कंपनीज के आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट की डिमांड ग्लोबली बढ़ने लगी। 2010 के आते आते इंडियन कंपनीज ग्लोबली $274 मिलियन की कंपनी हो चुकी थी और आज लगभग इंडियन कंपनीज ग्लोबली $6.5 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है और एक अनुमान के हिसाब से ये इंडस्ट्री 2025 तक $20 मिलियन के लक्ष्य को पार कर लेगी।